कक्षा 11 हिंदी। मैं आरिफ प्रसाद। आज आप लोगों को पार्ट 3 आलो आंधारी बेबी हालदार द्वारा लिखित बताने जा रहा हूँ। चलिए देखिए, पहले कवि का परिचय यानी जो लेखक है उनका परिचय ले लेते हैं। ये है लेखक, इनका परिचय। तो लेखिका बेबी हालदार का जन्म जम्मू कश्मीर के किसी स्थान पर हुआ जहाँ सेना की नौकरी पर पिता तैनात थे। इनका जन्म संभवतः सन 1974 ईस्वी में हुआ। परिवार की आर्थिक दशा कमजोर होने के कारण 12 वर्ष की आयु में इनका विवाह 26 वर्ष के किसी व्यक्ति से कर दिया गया। इस कारण उन्हें 7वीं कक्षा में पढ़ाई छोड़नी पड़ी। 12-13 वर्षों के बाद पति की जातियों से परेशान होकर वे 3 बच्चों सहित पति का घर छोड़कर दुर्गापुर से फरीदाबाद आ गई। कुछ समय बाद वे गुड़गांव चली गईं और उपन्यास सम्राट प्रेमचंद के पोते प्रोफेसर प्रबोध के घर घरेलू नौकरानी के रूप में काम करने लगी। प्रोफेसर प्रबोध कुमार के घर घरेलू नौकरानी का काम करते हुए बेबी हालदार ने आलो अंधारी नाम से बांग्ला में अपना जिंदगीनामा लिखकर आज दुनिया की मशहूर लेखिकाओं में शुमार हो चुकी हैं। आलो अंधारी उनका दुख का एक दर्दनाक जिंदगीनामा है, जिसका हिंदी अनुवाद प्रोफेसर प्रबोध कुमार ने किया। इस किताब के छपने से जैसे लेखिका की जिंदगी में रोशनी आ गई। इसके बाद और कई भारतीय एवं विदेशी भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया। पाठ का सारांश ले लेते हैं जरा, क्या इसमें दिया है। आलो आंधारी एक घरेलू नौकरानी के रूप में कार्य करने वाली बेबी हालदार की दर्दनाक आत्मकथा है। इस कथा के माध्यम से बेबी हालदार ने लेखन के क्षेत्र में एक ऐसी यात्रा प्रारंभ की जो न तो पहाड़ों की है, न समुद्र तट की और न ही स्टडी रूम की, बल्कि यथार्थ की आंच से तपते उस रेगिस्तानी जीवन की है जिसमें नायिका और लेखिका बेबी हालदार 13 वर्ष की आयु में विवाहित होकर जीवन की सबसे संवेदनशील उम्र में ही अपने पति के 3 बच्चों की मां बन जाती है। पति की ज्यादतियों से तंग आकर वह अपने बच्चों के साथ अंततः अकेली अपने जीवन के कटु यथार्थ का सामना करती है। लेखिका अपने पति से अलग किराए के मकान में अपने 3 छोटे बच्चों के साथ रहती थी। उसे हर समय काम की तलाश रहती थी। वह सभी को अपने लिए काम ढूंढने के लिए कहती थी। शाम को जब वह घर वापस आती तो पड़ोस की औरतें काम के बारे में पूछती। काम न मिलने पर वे उसे सांत्वना देती थी। लेखिका की पहचान सुनील नामक युवक से थी। एक दिन उसने किसी मकान मालिक से लेखिका को मिलवाया। मकान मालिक ने 800 रुपये महीने पर उसे रख लिया और घर की सफाई व खाना बनाने का काम दिया। उसने पहले काम कर रही महिला को हटा दिया। उस महिला ने लेखिका से भला बुरा कहा। लेखिका उस घर में रोज सवेरे आती थी, दोपहर तक सारा काम खत्म करके चली जाती। घर जाकर बच्चों को नहलाती व खिलाती। उसे बच्चों के भविष्य की चिंता थी। जिस मकान में वह रहती थी उसका किराया अधिक था। उसने कम सुविधाओं वाला नया मकान ले लिया। यहाँ के लोग उसके अकेले रहने पर तरह तरह की बातें बनाते थे। घर का खर्च चलाने के लिए वह और काम चाहती थी। वह मकान मालिक से काम की नई जगह ढूंढने को कहती है। उसे बच्चों की पढ़ाई, घर के किराए व लोगों की बातों की भी चिंता थी। मालिक सज्जन थे। एक दिन उन्होंने लेखिका से पूछा कि वह घर जाकर क्या क्या करती है। लेखिका की बात से उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने स्वयं को तातुस कहकर पुकारने को कहा। वे उसे बेबी कहते थे तथा अपनी बेटी की तरह मानते थे। उनका सारा परिवार लेखिका का ख्याल रखता था। वह पुस्तकों की अलमारी की सफाई करते समय पुस्तकों को उत्सुकता से देखने लगती थी। यह देखकर तातुस ने उसे एक किताब पढ़ने के लिए दी। तातुस ने उससे लेखकों के बारे में पूछा तो
उसने कई बांग्ला लेखकों के नाम बता दिए। एक दिन तातुस ने उसे कापी व पेन दिया और कहा कि समय निकालकर वह कुछ जरूर लिखे। काम की अधिकता के कारण लिखना बहुत मुश्किल था, परंतु तातुस के प्रोत्साहन से वह रोज कुछ पृष्ठ लिखने लगी। यह शौक आदत में बदल गया। उसका अकेले रहना समाज में कुछ लोगों को सहन नहीं हो रहा था। वे उसके साथ छेड़खानी करते थे और बिना वजह परेशान करते थे। बाथरूम न होने से भी विशेष दिक्कत थी। मकान मालिक के लड़के के दुर्व्यवहार के कारण वह नया घर तलाशने की सोचने लगी। एक दिन लेखिका का काम से घर लौटी तो एक दिन लेखिका काम से घर लौटी तो देखा कि मकान टूटा हुआ है तथा उसका सारा सामान खुले में बाहर पड़ा हुआ है। वह रोने लगी। इतनी जल्दी मकान ढूंढने की भी दिक्कत थी। दूसरे घरों में लोग अपना सामान इकट्ठा करके नए घर की तलाश में चले गए। वह सारी रात बच्चों के साथ खुले आसमान के नीचे बैठी रही। उसे दुख था कि दो भाई नजदीक रहने के बावजूद उसकी सहायता नहीं करते। तातुस को बेबी का घर टूटने का पता चला तो उन्होंने अपने घर में कमरा दे दिया। इस प्रकार वह तातुस के घर में रहने लगी। उसके बच्चों को ठीक खाना मिलने लगा। तातुस का बहुत ख्याल रखते थे। बच्चों के बीमार होने पर वे उनकी दवा का प्रबंध करते थे। उनके व्यवहार को देखकर बेबी हैरान थी। उसका बड़ा लड़का किसी के घर में काम करता था। वह उदास रहती थी। तातुस ने उसके लड़के को खोजा तथा उसे बेबी से मिलवाया। उस लड़के को दूसरी जगह काम दिलवाया। लेखिका सोचती है कि तातुस पिछले जन्म में उसके बाबा रहे होंगे। तातुस उसे लिखने के लिए निरंतर प्रेरित करते थे। उन्होंने अपने कई मित्रों के पास बेबी के लेखन के कुछ अंश भेज दिए। उन्हें यह लेखन पसंद आया और वे भी लेखिका का उत्साह बढ़ाते रहे। तातुस के छोटे बेटे अर्जुन के दो मित्र वहां आकर रहने लगे, परंतु उनके अच्छे व्यवहार से लेखिका बड़े काम को खुशी खुशी करने लगी। तातुस ने सोचा कि सारा दिन काम करने के बाद बेबी थक जाती होगी। उसने उसे रोजाना शाम के समय पार्क में बच्चों को घुमा लाने के लिए कहा। इससे बच्चों का दिल बहल जाएगा। अब वह पार्क में जाने लगी। पार्क में नए नए लोगों से मुलाकात होती। उनकी पहचान बांग्ला लड़की से हुई जो जल्दी ही वापस चली गई। लोगों के दुर्व्यवहार के कारण उसने पार्क में जाना छोड़ दिया। लेखिका को किताब अखबार पढ़ने व लेखन कार्य में आनंद आने लगा। तातुस के जोर देने पर वह अपने जीवन की घटनाएं लिखने लगी। तातुस के दोस्त उसका उत्साह बढ़ाते रहे। एक मित्र एक मित्र ने उसे आशापूर्ण देवी का उदाहरण दिया। इससे लेखिका का हौसला बढ़ा और उसने उसे जेठू कहकर संबोधित किया। एक दिन लेखिका के पिता उससे मिलने आए। उसने उसकी माँ के निधन के बारे में बताया। लेखिका के भाइयों को पता था, परंतु उन्होंने उसे बताया नहीं। लेखिका काफी देर तक माँ को याद करके रोती रही। बाबा के बच्चों से माँ का ख्याल रखने के लिए समझाया। लेखिका पत्रों के माध्यम से कोलकाता और दिल्ली के मित्रों से संपर्क रखने लगी। उसे हैरानी थी कि लोग उसके लेखन को पसंद करते हैं। शर्मिला उसे तरह तरह की बातें करती थी। लेखिका सोचती थी कि अगर तातुस उससे न मिलते तो वह जीवन कहाँ मिलता, यानी यह जीवन सही नहीं होता। लेखिका का जीवन तातुस के घर में आकर बदल गया। उसका बड़ा लड़का काम करने लगा था। दोनों छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे। वह स्वयं लेखिका बन गई थी। पहले वह सोचती थी कि अपनों से बिछुड़कर कैसे जी पाएगी, परंतु अब उसने जीना सीख लिया। वह तातुस से शब्दों के अर्थ पूछने लगी थी। तातुस के जीवन में भी खुशी आ गई थी। अंत में वह दिन आ गया जब लेखिका की लेखन कला को पत्रिका में जगह मिली। पत्रिका में उसकी रचना का शीर्षक था आलो अंधारी। बेबी हालदार लेखिका अत्यंत प्रसन्न थी। तातुस के प्रति उनका मन कृतज्ञता से भर आया। उसने तातुस के पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त किया।
थोड़े शब्द और देख लेते हैं। ख्याल मीन्स विचार होता है। तीसरे पहर मतलब दोपहर और शाम के बीच का समय। जबान, जबान का अर्थ होता है आवाज। चेहरा, खिल उठना मतलब प्रसन्न होना। संध्या, पूजा मतलब सायकाल की उपासना। चारा भी तो नहीं है मतलब रास्ता नहीं। दरकार, दरकार मीन्स आवश्यकता। दादा मीन्स बड़ा भाई। बाध्य मीन्स होता है मजबूर। माया मीन्स दया। दबी जबान, धीमे धीमे बोलना। रेडी मतलब तैयार। सलाह मीन्स मशवरा। चिंतित मीन्स परेशान। भाड़ा मीन्स किराया। सवेरे मीन्स सुबह। हठात, हठात मीन्स अचानक। बकते बकते मतलब गालियां देते हुए। गुजारा, निर्वाह। राजी मीन्स सहमत। बाबा मीन्स पिताजी। आश्चर्य मीन्स हैरान। ढेर सारा, बहुत सारा। सुयोग मीन्स अच्छा अवसर। बेल मीन्स घंटी। चेष्टा मीन्स प्रयास या कोशिश। विधवा मीन्स जिसका पति मर गया हो। गेट मीन्स दरवाजा। भीतर मीन्स अंदर। अनसुनी मीन्स बिना सुने हुए। सुनकर भी बिना सुने जैसा रहना। रोज मीन्स होता है प्रतिदिन। स्वामी मीन्स पति। चुप चुप, अफसोस का भाव। किचन मीन्स रसोई घर। मन मसोना, मन मसोसना है। मन की बात मन में ही रखना। बंधु मीन्स मित्र। डस्टिंग मीन्स झाड़ पोछ करना। पराई मीन्स बेगानी। ताकुस मीन्स पिता के समान आदर, योग्य संबोधन। असुविधाएं, परेशानियां। तस्लीमा नसरीन बांग्लादेश की मशहूर लेखिका। पेज मीन्स होता है पृष्ठ। आहिस्ता, धीरे से। ऊं डालने का भाव। आमार में बेला पुस्तक का नाम। दिक्कत मीन्स कठिनाई, परेशानी। लेखक मीन्स लिखने वाला। जैसे बने वैसे लिखना, जैसा मन में आए वैसा लिखना। शौक मीन्स आदत। टेबिल मीन्स मेज। विश्वास मीन्स यकीन भरोसा। इस्तेमाल मीन्स प्रयोग। क्षण मीन्स पल। ड्रार, ड्रार मीन्स मेज के अंदर बनी वस्तु रखने की जगह। चैन मीन्स आराम। पेन मीन्स कलम। बगल से मतलब बराबर से। बांदी मीन्स दासी। बातें चालू करना, बातचीत शुरू करना। बेमतलब मीन्स होता है बिना अर्थ की, इधर उधर की। बाजार हाट मीन्स बाजार में खरीदारी करना। जबरदस्ती मीन्स होता है बलपूर्वक। नागा करना मीन्स मना करना। ताने मारना मीन्स व्यंग्यपूर्ण बातें करना। पाड़ा मीन्स मोहल्ला। फर्क मीन्स असर। फौरन मीन्स तत्काल या उसी समय। सहेज कर मीन्स संभाल कर। बुलडोजर, मलबा उठाने वाली मशीन। सिर पकड़कर बैठना अर्थात मीनिंग है इसकी अत्यधिक परेशान होना। हिम्मत मीन्स साहस। भाग्य मीन्स तकदीर, किस्मत। लगाव मीन्स प्यार, सहानुभूति। सहज मीन्स सरल। मोह मीन्स प्रेम, प्रीति। चिंतित मीन्स बेचैन। जबरन मीन्स बलपूर्वक। वयस मीन्स उम्र, अवस्था। भाग दौड़ मीन्स ज्यादा काम करना। खटना मीन्स काम में निरंतर लगे रहना। चौपट मीन्स बेकार। शैतानी मीन्स शरारत। आशय मीन्स मतलब, अर्थ। दीदी माँ मीन्स नानी। लिपि मीन्स किसी भाषा को लिखने की पद्धति। चमत्कार मीन्स विशेष कला। माता बच्ची मीन्स दिमाग पर ज्यादा जोर देना। अभिधान मीन्स शब्दकोश। बौद्धि मीन्स भाभी। क्रियाकर्म मीन्स मृत्यु के बाद की रस्म। हिलोरे मारना मीन्स है अत्यधिक प्रसन्न होना। उकताना मीन्स परेशान होना। जिज्ञासा मीन्स होता है अधिक जानने की इच्छा। दुर्दशा मीन्स बुरी हालत, दुर्गति। शुभकामना मीन्स अच्छी इच्छा। परिवेश मीन्स वातावरण। दी मीन्स दीदी। फुसर फुसर मीन्स कानाफूसी करना। तुच्छ मीन्स छोटी, निम्न। मगन मीन्स मस्त। आहट मीन्स ध्वनि। उथल पुथल मीन्स इधर उधर की बातों का विचार। बुद्धू मीन्स मूर्ख। स्मरणीय मीन्स याद आने वाला। असाधारण मीन्स अनोखा जो साधारण न हो। भटकना मीन्स इधर उधर बेकार घूमना। खिलखिलाकर मीन्स खुलकर हंसना। टाइम मीन्स समय। भर्ती मीन्स दाखिल
उत्कृष्ट मीन्स बहुत अच्छा, बर्बाद मीन्स नष्ट, बेकार, गैर कानूनी मीन्स कानून के विरुद्ध। चलते हैं प्रश्नोत्तरों की तरफ बच्चों। पाठ के किन अंशों में समाज की यह सच्चाई उजागर होती है कि पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है? क्या वर्तमान समय में स्त्रियों की इस सामाजिक स्थिति में कोई परिवर्तन आया है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर है, पाठ के निम्नलिखित अंशों में समाज की यह सच्चाई उजागर होती है कि पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है। नंबर एक, घर में अकेले रहते देख आसपास के सभी लोग पूछते, तुम यहाँ अकेली रहती हो? तुम्हारा स्वामी कहाँ रहता है? तुम कितने दिनों से यहाँ हो? तुम्हारा स्वामी कहाँ वहाँ क्या करता है? तुम क्या यहाँ अकेली रह सकोगी? तुम्हारा स्वामी क्यों नहीं आता? ऐसी बातें सुन मेरी किसी के पास खड़े होने की इच्छा नहीं होती, किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती। नंबर दो, घर लौटने में कभी कभी देरी हो जाती तो मकान मालिक की स्त्री ऐसे देखती जैसे कोई अपराध कर आई हूँ। बाजार हाट करने भी जाना होता तो बूढ़े मकान मालिक की स्त्री कहती, कहाँ जाती हो रोज रोज? तेरा स्वामी है नहीं, तू तो अकेली ही है, तुझे इतना घूमने घामने की क्या दरकार है? मैं सोचती, मेरा स्वामी मेरे साथ नहीं है तो क्या मैं कहीं घूम फिरूं? कभी नहीं सकती, कहीं घूम फिर भी नहीं सकती, और फिर इसके साथ मैं रहना भी तो न रहने जैसा है। उसके साथ रहकर भी क्या मुझे शांति मिली? उसके होते हुए भी पाड़े के लोग क्या क्या बातें मैंने सुनी। तीसरा है, जब मैं बच्चों के साथ कहीं जा रही होती तो लोग तरह तरह की बातें करते, कितनी सीटियां मारते, कितने ताने मारते। नंबर चार है, आसपास के लोग एक दूसरे को बताते कि इस लड़की का स्वामी यहाँ नहीं रहता, वह अकेली ही भाड़े के घर में अपने बच्चों के साथ रहती है। दूसरे लोगों को यह सुनकर मुझसे छिड़खानी करना चाहते, वे मुझसे बातें करने की चेष्टा करते और पानी पीने के बहाने मेरे घर आ जाते। मैं अपने लड़के से उन्हें पानी पिलाने को कह कोई बहाना बनाकर निकल आती। नंबर पाँच, मैंने सोचा यह क्या इतना सहज है, घर में कोई मर्द नहीं है तो क्या इसी से मुझे हर किसी की कोई भी बात माननी होगी? वर्तमान समय में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में काफी बदलाव आया है, वे अपने पैरों पर खड़ी हैं तथा अनेक तरह के कार्य कर रही हैं। महानगरों में तो अविवाहित युवतियां भी अकेले रहकर अपना जीवन यापन करती हैं। कुछ मंचले अवश्य उन्हें तंग करने की कोशिश करते हैं, परंतु आम व्यक्ति का व्यवहार अपमानजनक नहीं होता। प्रश्न है, अपने परिवार से तातुस के घर तक के सफर में बेबी के सामने रिश्तों की कौन सी सच्चाई उजागर होती है? उत्तर है, अपने परिवार से तातुस के घर तक के सफर में बेबी ने जाना कि रिश्ते दिलों से बनते हैं। तातुस उसे दिल से चाहते थे, उन्होंने उसे बेटी बनाकर रखा था, उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी। इस घर से पहले वह अनेक जगह किराए के मकान में रही, मगर हर जगह उसने लोगों को गंदी नजरों का सामना किया। हर आदमी उसकी मजबूरी का फायदा उठाना चाहता था। औरतों ने भी उसका दर्द कम ही समझा। हर समय उसके पति के बारे में पूछताछ होती रहती थी। पिता तथा भाइयों के ने भी उसके बुरे वक्त में मुंह फेर लिया। प्रश्न है, इस पाठ में घरों में काम करने वालों के जीवन की जटिलताओं का पता चलता है। घरेलू नौकरों को और किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इस पर विचार करिए। उत्तर है, घरों में काम करने वालों विशेषकर महिलाओं को न केवल कठिन परिश्रम करना पड़ता है, बल्कि कई बार उस घर के सदस्यों की बुरी नजरों का भी सामना करना पड़ता है। मकान मालिक उनसे अच्छा व्यवहार नहीं करते। सुबह भूखे पेट घर से निकल कर ये लोग भूखे प्यासे दिन भर कठोर मेहनत करते हैं और अपने घर जाकर ही इन्हें भोजन मिलता है। यदि ये बीमार हो जाएं तो इनके लिए दवाई आदि का प्रबंध भी
नहीं होता। बीमारी की स्थिति में यदि ये अपना काम पर न आए तो अगले दिन उन्हें उनसे दुर्व्यवहार तक किया जाता है और कई घरों में तो उनका वेतन तक काट लिया जाता है। जिन घरों में वे रहते हैं वहाँ का जीवन नरकीय होता है। छोटे छोटे कमरों में धूम्रपान, धूप नामात्र की आती है, हवा का नामो निशान नहीं होता और बस्ती में पानी का उचित प्रबंध नहीं होने के कारण प्रतिदिन लड़ाई झगड़े की स्थिति बनी रहती है। इन स्थानों पर गंदगी के कारण अनेक प्रकार की बीमारियां फैल जाती हैं। धन के अभाव में इनके बच्चे अशिक्षित रह जाते हैं और उन्हें कम उम्र में ही दूसरे के यहाँ काम करना पड़ता है। प्रश्न है, आलो अंधारी रचना बेबी की व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ कई सामाजिक मुद्दों को समेटे हैं। किन्हीं दो प्रमुख समस्याओं पर अपने विचार प्रकट कीजिए। तो उत्तर है, आलो अंधारी रचना में बेबी की व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ कई सामाजिक समस्याओं को उठाया गया है, जैसे समाज में स्त्री की दशा, लोगों का अभावों में जीना, सार्वजनिक शौचालयों का अभाव तथा परिवार के लोगों का अपनों से मोह भंग होना आदि। दो मुख्य समस्याएं इस प्रकार है। नंबर पहली समस्या, इसमें समाज में स्त्रियों की दशा को लेते हैं। एक अकेली रह रही स्त्री को समाज में ताने क्यों सुनने पड़ते हैं? क्या उसे अपनी इच्छा से जीने का हक नहीं है? लोग उसे गंदी नजरों से क्यों देखते हैं? अकेली मजबूर स्त्री की मदद करने की बजाय उसे परेशान क्यों किया जाता है? दूसरी समस्या, सार्वजनिक शौचालयों का अभाव। कई क्षेत्रों में घरों में भी शौचालय या बाथरूम नहीं होते। ऐसे में पुरुषों का काम तो चल जाता है मगर स्त्रियों की भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस समस्याओं को समाज ही दूर कर सकता है। आपसी भेदभाव भूलकर हम स्त्री जाति का सम्मान करें व असहायों की सहायता करें, तभी इन समस्याओं का निदान हो सकेगा। प्रश्न है, तू दूसरी आशापूर्ण देवी बन सकती हो। जेठू का यह कथन रचना संसार के किस सत्य को उद्घाटित करता है? उत्तर है, जेठू का यह कथन बताता है कि परिस्थिति चाहे कितनी ही विकट क्यों न हो, मनुष्य इच्छा शक्ति से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। आशापूर्ण देवी भी आम गृहिणी थी। वे सारा दिन घर के काम काज में व्यस्त रहती थी, परंतु वे लेखन में रुचि रखती थी। परिवार के सो जाने के बाद वे लिखती थी और लिखते लिखते विश्व प्रसिद्ध कथाकार बन गई। बेबी की स्थिति उनसे भी खराब है, वह आर्थिक संकट से ग्रस्त है, फिर भी वह निरंतर लिखकर अपनी शैली को सुधार सकती है। वह थोड़ा समय निकालकर लिख सकती है, इस तरह वह भी प्रसिद्ध लेखिका बन सकती है। प्रश्न है, बेबी की जिंदगी में तातुस का परिवार न आया होता तो उसका जीवन कैसा होता है? कल्पना करें और लिखें। उत्तर है, तातुस के संपर्क में आने से पहले बेबी कई घरों में काम कर चुकी थी। उसका जीवन कष्टों से भरा था। तातुस के परिवार में आने के बाद उसे आवास, वित्त, भोजन आदि समस्याओं से राहत मिली। यहाँ उसके बच्चों का पालन पोषण ठीक ढंग से होने लगा। यदि उसकी जिंदगी में तातुस का परिवार न आया होता तो उसका जीवन अंधकारमय होता। उसे गंदी बस्ती में रहने के लिए विवश होना पड़ता। उसके बच्चों को शिक्षा शायद नसीब ही नहीं होती, क्योंकि उसके पास आय के स्रोत सीमित होते। बच्चे या तो आवारा बन जाते या बाल मजदूर बनते। अकेली औरत होने के कारण उसे समाज के लोगों के मात्र अश्लील व्यवहार का सामना नहीं करना पड़ता, अपितु उसे आवारा लोगों के शोषण का शिकार भी होना पड़ सकता था। बड़ा लड़का तो शायद ही उसे मिल पाता। उसके पिता भी उसे याद नहीं करते और माँ की मृत्यु का समाचार भी नहीं मिलता है। इस तरह बेबी का जीवन चुनौतीपूर्ण तथा अंधकारमय होता है। प्रश्न है, बेबी के लिए तातुस के हृदय में माया है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, तातुस ने बेबी को काम पर रखा। वे उसके बच्चों के बारे में पूछते हैं तथा उन्हें स्कूल में भेजने के लिए प्रेरित करते हैं। वे बच्चों के स्कूल में प्रवेश के लिए बेबी की मदद करते हैं। जब बेबी उन्हें दूसरे घर में तलाश
तलाशने के लिए कहती है तो वे उसे दूसरी कोठी में काम न करने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं तो कुछ न थे वह कहते तो कुछ न थे, परंतु कुछ ऐसा सोचा करते थे कि बेबी को महसूस होता था कि वे बेबी के प्रति माया रखते हैं। कभी कभी वे बर्तन पोंछ रहे होते थे तो कभी जाले ढूंढ रहे होते थे। प्रश्न है, तातुस लेखिका के आने पर खुश क्यों हो जाते थे? उत्तर, तातुस सारा दिन अकेले रहते थे। उनके साथ उनका छोटा बेटा रहता था, मगर वह एकांतवासी था। वह किसी से बात नहीं करता था। तातुस लेखिका को अपनी बेटी की तरह मानते थे। उससे बातें करके उन्हें खुशी मिलती थी। इससे उनकी उदासी दूर हो जाती थी। लेखिका के साथ हंस बोलकर उसको आनंद अनुभव होता था। यही कारण था कि वे लेखिका को देखकर खुश हो जाते थे। प्रश्न है, लेखिका के बाबा ने चलते समय क्या कहा? लेखिका को बाबा ने चलते समय क्या कहा? उत्तर देखते हैं बच्चों। लेखिका के बाबा कभी शायद ही उससे मिलने आए हों। जब जब उन्हें कहीं से पता चला कि बेबी लेखन कार्य कर रही है तो वे लेखिका से मिलने आए। चलते समय उन्होंने लेखिका के बड़े लड़के से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि तुम लोग और भी उन्नति करो। बाबा ने लेखिका से कहा कि अब उसके सुख के दिन आने वाले हैं। उन्होंने कहा कि उसका लड़का बड़ा हो रहा है, वहीं एक दिन उसे सुख देगा। बाबा ने कहा कि अभी वह थोड़ा कष्ट और उठा ले, बाद में सुख ही सुख है। अगला प्रश्न है, लेखिका रात भर खुले आसमान के नीचे क्यों रही? तो उत्तर है, एक दिन जब लेखिका काम पर गई हुई थी तो उसके मोहल्ले में बुलडोजर द्वारा सारे मकान तोड़ डाले गए। सबके सामान बाहर फेंक दिए गए। लेखिका जब काम से वापस आई तो रोते हुए बच्चों ने सारी बात बताई। यह सब देखकर सुनकर लेखिका भी रोने लगी। शाम होने वाली थी। इस समय वह कहाँ जाए? लेखिका बच्चों के साथ सारी रात बैठी बैठी रही। इस प्रकार लेखिका ने सारी रात खुले आसमान के नीचे गुजारी। प्रश्न है, बेबी को अपनी मां की मृत्यु का समाचार कैसे मिला? तो उत्तर है, एक दिन बेबी के पिता उससे मिलने आए। उसने अपनी मां के बारे में पूछा तो उन्होंने इधर उधर की बातें करनी आरंभ कर दी। फिर बताया कि उसकी मां तो 6-7 महीने पहले ही दुनिया छोड़ गई है। उसके भाइयों ने उसे नहीं बताया। बेबी सिसक सिसक कर रोने लगी। प्रश्न है, मोहल्ले वासियों का लेखिका के प्रति कैसा रवैया था? तो उत्तर है, लेखिका अकेली रहती थी, इसलिए या इस कारण मोहल्ले वासियों का रवैया अच्छा नहीं था। वे उसे हर समय परेशान करते थे। महिलाएं उससे तरह तरह के सवाल करती थीं। कुछ पुरुष उसके साथ बात करने की कोशिश करते थे तो कुछ उसे ताने देते थे। औरतें उसके अकेले रहने का कारण पूछती थी। लोग पानी के बहाने उसके घर के अंदर तक आ जाते थे। वे उससे अजीबोगरीब सवाल पूछते जिसके जवाब लोकहित से परे थे। दुखी होकर उसने मकान बदलने का फैसला किया। प्रश्न है, बेबी ने पार्क में घूमना क्यों छोड़ दिया? तो उत्तर है, तातुस के कहने पर बेबी बच्चों को पार्क घुमाने ले जाती थी। वहां अनेक बंगाली औरतें भी थी। वे उससे उसके पति के बारे में, यहाँ तक कि अकेली रहने के बारे में तरह तरह के सवाल पूछती थी। बेबी को इन बातों का जवाब देना तथा पुरानी बातों को फिर से दोहराना अच्छा नहीं लगता था। पार्क में आने वाले बंगाली लड़के भी उद्दंडता पूर्वक व्यवहार करते थे। इन सब कारणों से उसने पार्क में घूमना छोड़ दिया। प्रश्न है, जब लेखिका ने अपनी रचना अपने नाम के साथ पत्रिका में छपी देखी तो उसकी मन की स्थिति कैसी थी? उत्तर है, एक दिन अचानक लेखिका को एक पैकेट मिला। उस पैकेट में लेखिका के लिए एक पत्रिका थी। लेखिका पत्रिका के पृष्ठ पलटने लगी। एक जगह उसने अपना नाम देखा। लिखा था, आलो अंधारी बेबी
हालदार, उसका मन खुशी से नाचने लगा। उसे जेठू की याद आई कि आशापूर्ण देवी भी व्यस्त समय में लेखन करती थी। वह भूल गई कि चाय के लिए पानी आग पर चढ़ा रखा है। वह चाय बनाकर भागी भागी बच्चों के पास गई, कहा, देखो देखो एक चीज। उसने सबको अपना नाम लिखा है। वह अत्यंत प्रसन्न थी। अगला प्रश्न है, लेखिका को स्मरण दा क्यों अच्छा लगता था? चलिए उत्तर देखते हैं। स्मरण दा काफी हंसमुख इंसान था। वह तरह तरह की बातें करता था। वह लेखिका को पाक कला की जानकारी देता था। वह लेखिका को बच्चों के बारे में समझाता था। वे अभी छोटे हैं, शरारतें करते हैं, उसे उनकी पढ़ाई लिखाई पर नजर रखनी होगी। देखा होगा कि कहीं वे सारा समय खेलते न रहते हों। इस रमणदा का लेखिका के प्रति अपनेपन का व्यवहार ही लेखिका को प्रसन्न कर देता था। यही कारण था कि लेखिका को स्मरणदा अच्छा लगता था। अगला प्रश्न है, पार्क में मिली बंगाली लड़की के चले जाने से लेखिका क्यों उदास हो गई? तो उत्तर है, लेखिका अपने बच्चों के साथ शाम को पार्क में घूमने जाती थी। वहां एक बंगाली लड़की एक बच्ची के साथ आती थी। लेखिका अनुमान लगाती थी कि वह अविवाहित है। उसने लड़की को बुलाया तो उसने बताया कि उसका नाम सुनीति है। उसके माँ बाप बचपन में ही मर गए थे। उसे अपनी नानी ने उसे उसकी नानी ने पाला था। उस लड़की के साथ लेखिका की अच्छी पहचान हो गई थी। वे दोनों हर रोज पार्क में मिलती, एक दूसरे की बातें करती। दोनों का अच्छा समय बीतने लगा। एक दिन उस लड़की ने कहा कि वह कल चली जाएगी। लेखिका अपना पता लिखकर उसे दे दे, मगर अगले दिन वह लड़की आई ही नहीं। पता चला कि सुनीति जा चुकी है। अंतिम बार न मिलने के कारण लेखिका उदास हो गई। अगला प्रश्न है हमारा, खाना खाने को लेकर रमणदास क्यों हंस रहा था? तो उत्तर है, लेखिका ने रमणदास के कमरे में खाना लगाकर रख दिया, कहीं प्लेट में गंदगी न फैल जाए। इस कारण उसने प्लेट को उल्टा करके रख दिया। रमणदास बाहर से आए तो उन्हें जोर की भूख लगी थी। उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि प्लेट सीधी है या उल्टी है। उन्होंने उल्टी प्लेट में ही सब्जी डाल दी। उनका ध्यान तब गया जब सब्जी की तरी नीचे गिरने लगी। यह देखकर स्मरणदा अपने मूर्खता पर जोर जोर से हंसने लगा। प्रश्न है, लेखिका बाहर किसी से अधिक बात क्यों नहीं करती थी? तो उत्तर है, घर के बाहर लेखिका किसी से भी अधिक बातें नहीं करती थी। उसने औरतों में बैठना भी नहीं सीखा था। कभी कभार कहीं खड़ी भी होती तो वही बातें शुरू हो जाती। कैसे रहती हो बच्चों के साथ अकेली? तुम्हारा पति तुम्हारे साथ क्यों नहीं रहता? अपरिचित भी उससे बातें करने की कोशिश करते थे, मगर लेखिका उनका आशय समझती थी, इसलिए वह सभी से दूरी बनाकर रखती थी। इसी के साथ बच्चों लेसन समाप्त हो रहा है। नीचे ये लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसे जरूर दबा के सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कि मैं नया वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।